उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। ये कहानी शुरू हुई थी सरहद पार के एक छोटे से गांव से। एक प्यारा सा गांव जिसमें पीपल की छांव। अपनी जड़ों से अलग होने, अपनी मां को खो देने, देश के बंटवारे और उथल पुथल भरे हालात ने एक शख्सियत को बनाया। उस शख्सियत का नाम है सागर सरहदी। जो कलम थिएटर के लिए लिखती थी, जिंदगी ने उससे फिल्में भी लिखवाई। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। और आगे चलकर सागर सरहदी ने फिल्में बनाई भी। हम और तुम अगर गरीब न होते तो हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता था, है ना? हो, फिर हमको कोई भी जुदा नहीं कर सकता था। मेरी नेकी, मेरी इज्जत, मेरी गरीबी का वास्ता हमें भूल जाइए। एक बात याद रखो सच्चो, अगर हम तुम्हारे न हो सके तो। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, गुजरते वक्त की हर मौज ठहर जाएगी। पिछले सप्ताह सागर सरहदी अपने बचपन की यादें हमारे साथ बांट रहे थे। उन्होंने अपने गांव के बारे में बताया, भारत के बंटवारे के बारे में बताया और कुदरत से अपने जुड़ाव के बारे में बताया। अब आगे ये वो दौर था कि वही परेशानी की जो थी। फिर मैंने उन्हीं दिनों में स्टूडेंट एज में मैंने ये फिल्म इनकी राज कपूर की पहली फिल्म आग देखी। तो वो उसमें जो गाना था वो काहे कोलिया क्या शोर मचाए रे, शोर मचाए रे, शमशाद बेगम, अपना कोई याद आए रे। वो गाना मैंने देखा और आज तक मुझे याद है।
बात है। और एक बात जो मैं थोड़ी सी मिस कर दी है पहले भी और अब भी, कि फिल्म लाइन की तरफ मेरा रुझान, जैसे मेरा कोई प्रोसेस जिंदगी का जो कॉन्शियस सब कॉन्शियस अवचेतन मेरा बहुत स्ट्रांग रहा है। जैसे मैंने बताया आपको कि मैंने गांव में एक प्लेन उड़ रहा है और मैं बैठा हूँ, इसी तरह फिर मैंने गलियां कूचे घूमना और फिर किसी गुमनाम जगह पे जाके रोना और सबकॉन्शियस और एक्सप्रेशन ढूंढना, उससे मेरा ताल्लुक रहा है, क्योंकि मेरा अवचेतन हमेशा परेशान रहा है। और बाद में यही चीज जब डेवलप होती गई तो मैंने स्क्रिप्टिंग शुरू कर दी तो फिर मैंने फिल्म देखनी शुरू की। फिर मुझे याद आया कि मैं जब हैदराबाद में था, गांव छोड़ के जब मैं आया था भाई के साथ, वहां मैंने लैला मजनू देखी। लैला मजनू, पुरानी लैला मजनू, बिल्कुल नजीर और स्वर्णलता के। अच्छा, वो देखी मैंने तो मुझे लगा एक अजीब सा जादू है ये तो। और कुछ दिनों के बाद मैंने वो फिल्म दोबारा देखी। जब दोबारा देखी तो मेरे भाई ने मुझे बहुत मारा, बड़े भाई ने। क्यों बिगड़ रहे? तो बोले उसमें था क्या, तुमने पहली बार देख ली तो ठीक था, दोबारा देखने की क्या कारण था? लेकिन मुझे ये बात जो थी कि मेरे वो सब कॉन्शियस में है, मुझे नहीं मालूम था आगे चल के मुझे यही काम करना है। सही कि ये पिक्चर उदास कर सकती है, ये पिक्चर आपको रुला सकती है। चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ। चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ। गिर पड़ी जल गया आशियाँ, उठ रहा है धुआं। चल दिया कारवां। फरियाद हमारी सुनता जा, दामन पे लिखी है अश्कों ने रुदाद हमारी सुनता जा। जी सकेंगे न हम तुझसे होकर जुदा, जा मेरी जिंदगी तेरा हाफिज खुदा। तेरा मैं मिल चला हाथ से दिल चला, रह गई दास्तां। चल दिया कारवां, लुट गए हम यहाँ तुम वहाँ। चल दिया कारवां। फिल्म मीडिया जो है इतना अच्छा मीडिया है कि आगे जाके मैं एडाप्ट मुझे करना था, और वो वहीं से एक मेरी जो रुचि समझिए सबकॉन्शियस, ऑफ कोर्स उस वक्त तो पता नहीं था। फिर मैं ये फिल्में यहाँ देखने लगा, दिलीप कुमार की फिल्में उन दिनों में लगती थी, दिलीप साहब की कई फिल्मों में कई गाने
जो मेला वगैरह ये जो उन दिनों गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के सजन घर जाना है। काहे छल के नैनों की गगरी, काहे बरसे जल, तुझ बिन सोनी साजन की नगरी, परदेसिया घर चल। प्यासे हैं दीप गगन के तेरे दर्शन के, सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। लुट न जाए जीवन का डेरा, मुझको है ये गम, हम अकेले ये जग लुटेरा, बिछड़े न मिल के हम। बिगड़े नसीब न बन के ये दिन जीवन के, सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। डोले नैना पीतम के द्वारे, मिलने की है धुन, बालम तेरा तुझको पुकारे, याद आने वाले सुन। साथी मिलेंगे बचपन के, खिलेंगे फूल मन के, सजन घर जाना है। गाए जा गीत मिलन के तू अपनी लगन के, सजन घर जाना है। सारी ये वो दौर था जो मेरे अंदर धीरे धीरे एक माहौल पैदा कर रहा था कि मैं आगे चलकर मैं कहानियां लिखूंगा, ड्रामे लिखूंगा और शायद बाद में फिल्में लिखूंगा। आपने कॉलेज के दिनों को याद किया कि आप खालसा कॉलेज में पढ़ते थे और गुलजार आपके सीनियर हुआ करते थे। किस तरह का वो माहौल था और वहां कितनी आपकी शख्सियत बदली कॉलेज में पढ़ने से? एक्साइटमेंट, अच्छे दोस्त, फ्यूचर देखना, दाद देना एक दूसरे की, गजलें सुनते थे, खुश होते थे, बहुत एम्बिशन थी। फिर ये था चूंकि पहली अपनी शख्सियत तो रिफ्यूजी की थी। बिल्कुल। अभी नाम से गंगा सागर तलवार से सागर सरहदी हो चुका था। अच्छा, ये कहाँ हुए थे आप? ये जरा जब मैं प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन में, यहाँ एक तरक्की पसंद जमात हुआ करती थी जिसमें सारे मार्क्सिस्ट राइटर, कृष्ण चंद्र, बेदी साहब, इस्मत चुगताई और हम लोग स्टूडेंट थे, जाते थे वहाँ, सुनते थे। साहिल लुधियानवी, मजरूर सुल्तानपुरी, फैज अहमद फैज भी आते थे। ये सारे लोग वहाँ आते थे। सज्जाद जहीर बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे हमारे। तो तब तक लगा कि हर आदमी जो है वो, उन दिनों में फिल्में जैसे जिया सरहदी की फिल्म, उसमें उनकी जो पहली फिल्म थी उसमें गाना था गाए चला जा एक दिन तो अपना ज़माना आएगा। फिल्म का नाम शायद भूल गया हूँ मैं, याद भी आ जाएगा। तो वो गाने में सुने तो तब जिया सरहदी का नाम भी था। तो अब चूंकि मैं भी सरहद से आया था तो मेरा नाम जो था गंगा सागर तलवार की बजाय सागर सरहदी हो गया। तो उन दिनों लिखना पढ़ना, लेकिन ये था कि क्योंकि अपनी आइडेंटिटी नहीं थी, रिफ्यूजी थे, कोई ज़ात नहीं थी, अपरूट हो चुके थे, इसलिए अंदर से कोई ऐसी बात थी कि अपनी आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ती है, कोई जगह बनानी है। ये एम्बिशन बहुत थी जिसकी वजह से मैंने बहुत मेहनत की है।
मेरा ख्याल है मेरे जैसे डिसिप्लिन राइटर, मेरे एजुकेशन वगैरह में बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझे अपने बारे में पता है। मैंने उर्दू 8 जमातें पढ़ी हैं, बाद में हिंदी पढ़ी है। अब ना उर्दू आती है ना हिंदी आती है, लेकिन मैं डिसिप्लिन मेरे अंदर बहुत ज़्यादा है जी। मैंने दुनिया भर का लिटरेचर, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, साइकोलॉजी, ये मैंने बहुत पढ़ी है। तो इसलिए औरतों के मसले पर, रोमांटिक कहानियों पर मैं ज़्यादा अच्छा लिख सकता हूँ। तो मैंने मेहनत से जो कुछ पाया है, मेरा जाहिर है या प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन का मुझे बेहद अच्छा एटमॉस्फेयर मिला, और वहाँ मैंने नाम सुने, फिर कृष्ण चंद्र को पढ़ा, इस्मत को पढ़ा, इन लोगों को पढ़ा। ये कॉलेज के ज़माने में पढ़ने का जो सिलसिला था वो ये शुरू हो मेरा चुका था। ख्याल है 51 के बाद का जी, 60s 70s, ये 15-20 साल जो थे उन दिनों में ये हम लोगों ने पढ़ना लिखना शुरू किया था। तो पढ़ाई भी चल रही थी और बीए भी बड़ी मुश्किल से पास किया मैंने बताया मैं कभी भी अच्छा स्टूडेंट नहीं था, और फिर एमए करना चाहता था इंग्लिश लिटरेचर से, लेकिन साथ में रोटी रोजी भी, ट्यूशन पढ़ाता था, एक जगह 2 घंटे पढ़ाता था, तो वो कंसंट्रेशन नहीं होती थी, तो एमए नहीं कर पाया मैं। तो बीए मैंने मुश्किल से समझो 2nd क्लास में मैंने वो पास किया, चूँकि वो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं नौकरी करूँ, टीचर बन जाऊँ चूँकि पढ़ाता हूँ, या क्लर्क बन जाऊँ, लेकिन अंदर वो चीज़ मानता नहीं था कि मुझे तो राइटर बनना है, और राइटर में इनकम नहीं थी। प्लेस तो होते थे लेकिन इनकम नहीं थी। तो ये वो दौर था गड़बड़ाई के समय, मेहनत भी करनी है, ड्रीम भी देखनी है, और कामयाब भी होना है, और तीनों चीज़ों को बैलेंस नहीं हो पाता था। तो परेशानियां बहुत ज़्यादा होती थी। किस तरह के ख्वाब हुआ करते थे उस जमाने में? सबसे पहले तो ये आइडेंटिटी हो, पहचान हो, और फिर रोटी रोजी हो, जो बुनियादी ज़रूरत है। आप घर में रह रहे हैं, बड़े भाई आपको खिला रहे हैं, पैसा नहीं है। हर जगह जो है, मेरे घर में मेरी भाभी बोलती थी हर वक्त कागज़ काले करता रहता है। अब उनको नहीं, वो अनपढ़ थी उस तरह, लेकिन वो समझती तो थी। तो ये जो फिक्रा उस वक्त जब आप यंग होते हैं, और बेचैनी का दौर था, और उधर जिया सरदी की जो पहली फिल्म थी, या जो भी के नेहरू की जो एक पॉलिसी थी सोशलिज्म की तरफ आना, लेकिन बेकारी बहुत थी। बहुत मशहूर मुहावरा था, अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई। जी जी, ये उस जमाने का दौर था, बेकारी शुरू हो चुकी थी वहाँ से, तो आप नौकरी मिलना मुश्किल था। ड्रीम जो तो देखे, मैंने भगत सिंह को बहुत पढ़ा, और मैंने प्ले भी लिखा है भगत सिंह की वापसी। तो उन्होंने कहा था कि आगे चलकर ये जो है ये मसले हल नहीं हो सकेंगे, ये गरीबी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जितनी ये जो हुकूमत है बुर्जुआई किस्म की हुकूमत है, उनको गरीबी में इंटरेस्ट नहीं है। तो सपने थे, सोशलिज्म के सपने थे, लेकिन वो पूरे नहीं होते थे। तो उसके शिकार हम लोग जो रिफ्यूजी हैं, जो बाहर से आए हुए हैं, जो कम उम्र हैं, तो हम पे बहुत असर पड़ता था। तो बड़ी मुश्किल से बहुत लेट जाकर, अच्छा दूसरी बात ये थी कि मैं अच्छा प्ले राइट था, तो मैं चाहता था कि मैं प्ले राइट ही रहूं। तो हमारे यहाँ कोलीवाड़ा में पंजाबी कैंप में हर आदमी जो स्टूडेंट था वो साथ में टैक्सी चलाता था। तो एक लड़का एमएससी कर रहा था, वो टैक्सी चलाता था, एक दूसरे कोई हमारे साथ यार दोस्त थे, सब टैक्सी चलाते थे। तो मैंने कहा मैं भी टैक्सी चलाऊंगा। तो मैंने वो रिश्वत दे के ये करके लाइसेंस भी लिया, और पहले दिन गाड़ी निकाली तो एक्सीडेंट कर दिया मैंने। ओहो। और आज तक मैं गियर नहीं बदल सकता सर, तो इसलिए वो भी गया, टैक्सी भी हाथ से निकल गई, तो वो एक जरिया भी गया। हाँ। तो आपने फिर अपनी गुजारी के लिए प्ले लिखने के अलावा क्या किया? मैंने बताया मेरा शायद वो जो ताल्लुक था वो मेरे बड़े भाई जो अभिमन्यु का रोल करते थे, और मैं नाकाम रहा था, मेरी आवाज़ सुनाई नहीं थी, तो अंदर से कोई जो बेचैनी थी, तो शार्ट स्टोरीज थोड़ी लिखी थी मैंने। तो लेकिन वो प्ले से मेरा कुछ लगाओ, फिर ड्रामे देखना, मराठी के सारे ड्रामे देखना। अच्छा। हाँ, मैंने जो कुछ सीखा है बॉम्बे में, मैंने मराठी थिएटर से सीखा है। मैं बहुत मानता हूँ जितने प्ले राइट्स हैं,
तेंदुलकर साहब तक, उससे पहले जितने थे सारे प्लेस देखता था, और बाद में मेरे प्लेस भी मराठी में भी हुए, तो वहां से मैंने पिकअप करना शुरू किया। अच्छा। तो प्लेस लिखने, वन एक प्लेस लिखता था, बाद में फुल लेंथ लिखने लगा जी। और ये सब इप्टा में और दूसरे ग्रुप्स इन ये plays को करते तब थे? तक, बाद में चूंकि मैं मशहूर हो चुका था, तब तक मेरे प्लेस होने लगे थे। लेकिन इप्टा वगैरह में ये जो था पैसे नहीं मिलते थे ना। जी जी। हाँ, वहाँ तो कोई किसी को पैसे नहीं मिलते थे, और हिंदी प्ले, उर्दू प्ले, ऑडियंस भी बहुत कम थी, कम लोग देखते थे, तो इकॉनमी बिल्कुल नहीं थी। जी। फिल्मों से आपका जुड़ाव किस तरह से हुआ था? मजबूरी में, रोटी रोजी के वजह, चूंकि मैं टैक्सी ड्राइवर भी नहीं बन सका, रोटी रोजी के लिए मेरे कोई इनकम नहीं थी, और फिल्मों से डरता था कि मैं खो जाऊंगा, क्योंकि अपना मिजाज बहुत अच्छा नहीं था, मैं सरफिरा रिएक्ट करने वाला, हम्बलनेस नहीं है मुझ में, और इस बात ने मुझे बहुत तकलीफ भी दी है। लेकिन मैं ऐसा हूँ, पैदा ही ऐसा हूँ कि मैं बाप को रोटी नहीं दी, मैंने स्टार सिस्टम को मैंने नहीं माना, और मेरा जो ताल्लुक रहा है, कोई भी मुझे यस कहना नहीं आता है, लड़ाई एकदम करता हूँ, मेरे पाँव में किसी ने रख दिया तो मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं फिर इस तरह का मिजाज था, तो फिल्मों से डरता था, तो चारा कुछ नहीं था। फिर शुरू में पहली फिल्म मैंने बासु भट्टाचार्य की अनुभव, उनकी फिल्म जो थी, मेरा ख्याल है गाने गुलजार साहब के थे उसमें, उसके मैंने डायलॉग लिखे थे। ये किस तरह से ऑफर आया था आपके पास डायलॉग लिखने का? चूंकि प्ले राइट था, तो फिल्में लिखने का पूरा समझ नहीं थी, फिल्म का जो पूरा फॉर्मेट होता है, तो शुरुआत मैंने डायलॉग से की थी। जी। अनुभव लिखी, उसके बाद राजेश खन्ना के सेक्रेटरी थे गुरनाम सिंह, उनकी सवेरा लिखी, एक पिक्चर और आलिंगन लिखी, लेकिन एज ए प्ले राइट में मशहूर हो गया था। अच्छा, तो जब अनुभव लिख रहे थे आप, किस तरह की जद्दोजहद आपको करनी पड़ी? क्योंकि प्लेज एक अलग तरह का मीडियम होते हैं और फिल्म थोड़ा अलग तरह का मीडियम है, फिल्मों के लिए लिखना जरा सा अलग होता है। फिल्म में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन चूंकि प्ले राइट जो है वो बेसिकली डायलॉग का मीडिया है। बिल्कुल। तो इसलिए शुरुआत मेरी डायलॉग से हुई, एक मीनिंग देना, एक बात को कहना, वो मुझे आता था, चूंकि मैं मशहूर हो चुका था, बहुत से प्लेस लिख चुका था मैं। लेकिन स्क्रीन प्ले उन दिनों में दूसरी बात जो मशहूर हुई थी, ये जो न्यू वेव उन दिनों में 60-70s में ब्रांडो, जेम्स डीन, और इधर इटली का सिनेमा, इधर फ्रेंच सिनेमा, ये सारे का सारा यहाँ आने लगा, सोसाइटी बनी थी, तो मैं एक आनंदम सोसाइटी करके उसका मेंबर बना। तो वो सारा फिर मैंने धीरे धीरे, जब मुझे पता चला कि अब मुझे यही काम करना है, तो मैंने वो सारा सिनेमा देखा। क्या बात है, अपने आप को उसके लिए तैयार किया। ताकि चूंकि अभी रोटी कमानी है, तो फिर मैंने वो आनंदम का बन के, फिर बाद में मैं ज्यादा मशहूर हुआ तो लंदन हर साल जाता था, तो सारे पिक्चरें वहां देखता था, तो मीडिया को समझा, मीडिया को पढ़ा, मीडिया के बारे में पढ़ा, तो फिर मैंने बहुत बाद में, तो एज ए प्ले राइट चूंकि मशहूर हो चुका था, मेरे प्लेस होते थे, तो फिर तब यश चोपड़ा ने पहली फिल्म जो थी कभी कभी, उसके लिए आपको मुझसे लिखवाई थी। जी। चलिए पहले ये गाना सुनते हैं। मेरी जान मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान। जान कहो अनजान मुझे, जान कहो रहती है सदा, जान कहो अनजान मुझे, जान कहो रहती है सदा, अनजाने क्या जाने, जान के जाए कौन भला, मेरी जान, मुझे जान कहो, मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान।
उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। अनुभव की बात की थी आपने, बासु भट्टाचार्य की वो फिल्म थी, रिश्तों पर आधारित फिल्म थी और बासु भट्टाचार्य एक स्त्री पुरुष के रिश्तों को लेकर अक्सर बात करते रहे अपनी फिल्मों में। ये सब्जेक्ट आपके दिल के कितना करीब था? ये बात मतलब है मैं खुद नहीं समझ रहा हूँ कि चूंकि मैंने सेंस ऑफ बिलोंगिंग और ये मैंने औरत को जैसे नेचर को बहुत मानता हूँ, मैं औरत को भी बहुत मानता हूँ। मैं समझता हूँ कि आदमी नहीं रहता है। हमारे यहाँ बहुत से स्ट्रगलर्स आते हैं, यहाँ मेरे ऑफिस में आज भी आते हैं, तो मैं हमेशा उनको कहता हूँ दोस्ती करो, गेट ए वुमन, तुम्हारी शक्ल सूरत बदल जाएगी, उसमें इतनी शक्ति है वो कि नेचर के बाद मैं, चूंकि मैंने नफ्सियात में बहुत पढ़ी है, तो एक बहुत बड़े विलियम रीच जर्मन एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि कोई भी शादी जो है वो 4 साल से ज्यादा नहीं टिक सकती। अच्छा। उनका विलियम रीच का कहना था शादी जो है सिर्फ 4 साल तक टिक सकती है, वो एक गर्मी रहती है, रोमांस रहता है। हाँ हाँ। उसके बाद दुनिया की कोई शादी जो है वो शादी नहीं रहती है। अच्छा। फिर एडजस्टमेंट शुरू होती है। जी। तो आप या तो बच्चों में लव जो है ट्रांसफर हो जाता है या लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, और सोसाइटी ऐसी है कि औरत इंडिपेंडेंट हो नहीं सकती। वो हाउसवाइफ है, वो बेचारी कहाँ जाएगी? छत के नीचे वहीं रहेगी, रोएगी, जैसे भी लाइफ है ऐसे गुजारेगी। तो ये चीजें मैंने साथ में पढ़नी शुरू कर दी। इस वजह से मैंने शादी नहीं की, लेकिन मेरी औरतों से बहुत दोस्ती रही है। अच्छी बात तो नहीं है कहने, मैंने 20 अफेयर किए हैं। अभी सब लोगों को पता चल रहा है। और ये बात मतलब ये तो कहना तो बहुत अच्छा लगता है कि आपने 20 अफेयर किए हैं, लेकिन ये भी सही है कि 20 लड़कियों ने मुझे छोड़ा भी है। जब हम कभी कभी की शूटिंग कर रहे थे तो पता नहीं कैसे अमिताभ बच्चन साहब बड़े प्यार से एक दिन कह रहे हैं, बहुत गम देखे हैं आपने। कैसा उन्होंने इस फील किया कि वाकई, क्योंकि रिश्ता अगर आप शादी नहीं करेंगे, और लड़की जो है हमारी सोसाइटी में डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट इतनी नहीं है शहरों को छोड़कर, तो वो कहीं वो शादी करनी पड़ेगी उसको, या रिलेशनशिप, या वो आपसे कहेंगे कि शादी कीजिए, आप तो शादी में बिलीव नहीं करते हैं। तो ये इन चीज़ों को जो उतार चढ़ाव, टेंशन्स, मिलना, अलहदगी, तो मैंने बहुत समझा है, सफ़र भी किया है और मीनिंग दिया है। तो इसलिए लोग कहते हैं कि इस मुल्क में अगर कोई रोमांटिक फिल्में लिख सकता है तो वो सागर सरहदी है। क्या बात है सागर साहब, अनुभव की बातों से ये सिलसिला शुरू हुआ था। अनुभव का गाना सुनते हैं, गीता रॉय के कुछ बहुत ही खूबसूरत गाने इस फिल्म में हैं, सुनते हैं। मेरा दिल जो मेरा होता, पलकों से पकड़ लेती, होठों पे उठा लेती, हाथों में खुदा होता, मेरा दिल ला 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 ला, हा 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 हा। सूरज को मसल कर मैं चंदन की तरह मलती, सोने सा बदन लेकर
सागर साहब, अनुभव भी जहां एक तरफ रिश्तों की कहानी थी और उससे आपका लिखने का सिलसिला, फिल्मों के लिए लिखने का सिलसिला शुरू होता है, लेकिन इसके ठीक बाद यश चोपड़ा आपको बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको कभी कभी लिखनी है, जो एक बहुत ही रोमांटिक लेकिन पेचीदा कहानी है। रिश्तों की का जो ड्रामा है, जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ता है, उसकी कहानी है। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था इतने बड़े बैनर के लिए, इतने बड़े स्टार्स के लिए लिखना, जबकि आप किसी तरह के किसी बंधन को, किसी स्टार सिस्टम को, किसी चीज को नहीं मानते हैं? नहीं, इसकी डर भी लगता है। ठीक बोल रहे हैं आप, आसान नहीं है। मैं कभी कभी लिखने गया यहाँ। मुझे पहले ये बताइए कि यश चोपड़ा ने जब बुलाया कभी कभी लिखने के लिए, वो याद करके बताइए कि वो क्या लम्हा था और आपको क्या लगा ये खबर जब मिली, किस तरह से मिली थी? उस वक्त तो जब पिक्चर मैंने कंफर्म की तो कुछ नहीं लगा, चूंकि मैं मशहूर हो चुका था। अब मैं शोहरत से मेरी वाकफियत हो चुकी थी कि मैं नॉन हूँ, मेरी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश है, मैं अच्छा प्ले राइट हूँ, मुझे अवार्ड मिल चुके थे जी। एक मेरे प्ले को 7 अवार्ड मिले थे। इंटर कॉलेजिएट में हर प्ले को ट्रॉफी मिलती थी। वो चीज़ें मेरे कुछ आदत सी हो गई थी कि मैं अभी ठीक हूँ, मुझे शोहरत भी रास आ रही है, सब है, और फिल्म मैंने ले ली थी। लेकिन जब मैं लिखने गया यहाँ पंचगनी में, और मैंने होटल वाले को बोला कि मैं 10-15 दिन रहूँगा, और मैं ये कभी कभी लिख रहा था मैं, लेकिन मैं डर गया। मैंने कहा ये मीडिया तो मुझे तो कुछ आता नहीं है, और इतने बड़े स्टार हैं, अमिताभ बच्चन है, राखी है, वाहिदा है, और ये सारे इतने बड़े और सब मशहूर हैं, शशि कपूर साहब हैं, तो मैं लिख पाऊंगा नहीं लिख पाऊंगा? किसी ने ना बोल दिया, और मेरे अंदर वो बात बहुत ख़राब है कि मुझे कोई कह दे कि लिखना नहीं आता है, तो मैं वो मोमेंट का बहुत डरता हूँ मैं, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। तो मैं डर गया, मैं वापस आ गया घबरा के। कितने दिन में? पंचगनी से वापस आ गया, बॉम्बे आ गया। 1-2 दिन में ही? 2 दिन में भागा। जी। फिर यहाँ मेरी दोस्त थी, गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा यार मैं तो घबरा के ऐसा आ गया हूँ, तो मुझे 2-4 दिन जो है तो मेरे साथ रहो, तो शायद मैं लिख पाऊँ या ना पाऊँ। तो उसने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3-4 दिन बॉम्बे में गुजारे उनके साथ। 4 दिनों के बाद दोबारा गया, और जो काम मुझे 20 दिनों में करना था वो मैंने 3.5 दिनों में किया। अच्छा। जो लिखना शुरू किया मैंने, तो फिर वो इतना फास्ट। और एक बात, फिर मैंने आकर रीडिंग की, सब किया, 19-20 ही फर्क था, वो सब हो गया। लेकिन मेरी लाइन को, मेरे लिखे हुए को टच नहीं करता है, कामा फुल स्टॉप जो है। बल्कि अमिताभ बच्चन साहब जब शूटिंग कर रहे थे तो मुझे कहते थे तो आप पढ़ के सुनाओ, और बहुत अच्छी कंसंट्रेशन है उनकी। बड़ी बड़ी स्पीचेस जो होती थी, उन्होंने अपनी बायोग्राफी में मेरा जिक्र भी किया है, पंक्चुएशन वगैरह का। वो सुनते थे, और उनकी मेमोरी इतनी अच्छी थी कि वो बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं बोलता था वैसे ही वो पंक्चुएशन करते थे। ये कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छाँव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हम नफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए।
अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है, कि ये बदन ये निगाहें मेरी अमानत है। ये गेसुओं की घनी छाँव है मेरी खातिर, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है, ये होठ और ये बाहें मेरी अमानत है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में, कि जैसे बजती हैं शहनाइयाँ सी राहों में। सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं, सुहाग रात है घूंघट उठा रहा हूँ मैं। सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में, सिमट रही है तू शर्मा के अपनी बाहों में। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तू मुझे चाहेगी उम्र भर यूं ही, उठेगी मेरी तरफ प्यार की नजर यूं ही। मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही, मैं जानता हूँ कि तू गैर है मगर यूं ही। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। वाह वाह, लेकिन बहुत बात की बात है। तब तक मैं कंफर्टेबल नहीं था स्टार सिस्टम, स्क्रिप्ट का और स्क्रीन प्ले। मैं समझता हूँ कि मुझे अभी भी नहीं आता है। जब मैंने बाजार बनाई है तो मुझे 2 साल लग गए हैं कि ये जो विधा है, जिसको मतलब है हमारे यहाँ उर्दू में एक चीज़ जो बहुत बुरी है वो ये है कि हम फिल्म को अहमियत नहीं देते। अरे यार ये फिल्मी है यार, ये मुहावरा आम है। अरे फिल्म में क्या है यार, फिल्मी है यानी हल्का है। हाँ हल्का है, नॉन सीरियस। हाँ, और उसको जो अदब, जो जितना बड़ा राइटर है, अभी कृष्ण चंद्र उनको उर्दू में एशिया का सबसे बड़ा राइटर अपने ज़माने में माना जाता था। उन्होंने एक फिल्म लिखी जश्न के नाम से, 2-2, 3-3 पेजेस के डायलॉग थे। जिस दिन रिलीज हुई उसी दिन फ्लॉप हो गई और प्रोड्यूसर मर गया। ये जो विधा है, ये जो सिनेमा है, ये सबसे बड़ा आर्ट है और सबसे लेटेस्ट आर्ट है, सबसे मुश्किल भी है, क्योंकि इसमें वो सारे पेंटिंग है, म्यूजिक है, विजुअल है, ये नया है। जी
सागर साहब 3.5 दिन में कभी कभी आपने लिख दी और आप कहते हैं कि आपको स्क्रीन प्ले लिखना नहीं आता, डायलॉग्स लिखने नहीं आते। 3.5 दिन में कभी कभी जैसी कल्ट फिल्म नहीं नहीं, लिखना उससे कमाल पहले है। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। जो बच्चा हुआ काम था, जो वो नहीं था, शुरू में था यहाँ लिखा वहां लिखा, लेकिन जो काम मुझे करने के लिए 15 दिन चाहिए था वो आपने मैंने जल्दी लिख 4 दिया। दिनों में लिखा होता। कभी कभी लिखते हुए किस तरह के एहसास आपके दिलो दिमाग पर आ रहे थे? ये कहानी ऐसी है जो काफी पेचीदा है और आपको तो पता था कि इसमें अमिताभ एक्ट करने वाले हैं या यहाँ पर राखी हैं। कितना मुश्किल था जबकि आपके सामने एक्टर्स हैं, उनकी इमेजेस हैं, और तब आपको लिखना है। इसमें कभी कभी में 2 चीजें शामिल हैं। एक तो मैं तब तक बहुत पढ़ लिख चुका था। अगर आप कभी मेरे घर पे तशरीफ लाएं जी तो आपकी अपनी लाइब्रेरी में इतनी किताबें नहीं होंगी जितनी मेरे पास हैं। जी, मुझे पता है, मैंने आपकी बहुत किताबों के संग्रह की बहुत काफी खूबसूरत किताबें हैं और मैं अभी भी उसी तरह बहुत पढ़ता हूँ, बहुत काम करता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस जो आपको देते हैं, जो पढ़ाई लिखाई और मेहनत, बिल्कुल। तो एक तो वो चीज़ मेरे अंदर शामिल थी। और दूसरी चीज़ बरअक्स जो मार्केट में चलता था मैं वैसा नहीं था। बिल्कुल। तो जब ये फिल्म पहली मर्तबा दिखाई गई, लोगों को दिखाई गई, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दिखाई गई, तो गुलशन राय हमारे फाइनेंसर थे और डिस्ट्रीब्यूटर थे। गुलशन राय ने कहा ये जितनी जो ये फिल्म लिखी गई, ये डायलॉग जो बुकिश है, पूरी पिक्चर को स्क्रैप कर दो। ओहो। और सलीम जावेद से लिखवाओ। ये फिल्म को रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो एक तो ये है, क्योंकि मैं एक तरह का राइटर हूँ। कोई मुझे पसंद करेगा तो मेरी चुनेगा, जो मुझे पसंद नहीं करेगा वो टोटल रिजेक्ट करेगा, क्योंकि मैं दूसरी तरह नहीं लिख सकता। फिर क्या हुआ? उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने कहा ये फिल्म एक दिन नहीं चलेगी और डायलॉग बुकिश है। फाइनेंसर थे, प्रोड्यूसर तो यश चोपड़ा था। पूरी पिक्चर को स्क्रैप करो। तो यश चोपड़ा को मतलब मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंस था और स्क्रिप्ट पढ़ चुके थे, फिल्म देख चुके थे। तो उन्होंने कहा कि आप जाके फिल्म को देखो एंड टेल मी। तो नवरंग में जो लेबॉर्ट्री थी उसमें जाकर मैं अकेला पूरी फिल्म देखी और शाम को पार्टी थी ताज में। जब वहाँ पहुँचा उन्हीं कपड़ों के साथ, उसी स्टार सिस्टम के होकर, तो यश ने बुलाया, रिएक्शन क्या है? मैंने कहा सही है, कहीं जाके हमने गड़बड़ कर दी है, थोड़ी सी चेंज चाहिए। तो उन्होंने कहा कल सुबह मिलते हैं। फिर मैंने बताया यश जी को कि ये यहाँ तक तो हमारी जो कहानी प्रॉमिस करती है वो ठीक चलती है, लेकिन बीच में डमाडोल हो जाते हैं 10-12 सीन। तो हम लोग क्या करेंगे, 10-12 सीन निकाल देंगे, उसकी बजाय जो है 2-3 सीन नए लिख कर लिंकअप कर देंगे और हमारी पिक्चर ठीक है। तो उन्होंने कहा कि वो लिख दीजिए, किए हैं। और हम शूटिंग पे कश्मीर जाकर उसको शूटिंग की और ये फिल्म जो है वो ये साबित हुआ कि मैं लंदन में था तो वहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर ने हमें बताया था कि हमारे पास जब पैसे खत्म होते हैं तो हम ये फिल्म लगा देते हैं। अच्छा। तो गुलशन राय हमारे बहुत सीनियर थे, बहुत बड़े फाइनेंसर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, लेकिन इन लोगों की जो है ये समझ जो होती है ये बहुत लिमिटेड होती है, भेड़ चाल जिसको बोलते हैं। जी जी। कि सिनेमा ऐसा होता है, एक्शन ऐसा होता है, एंटरटेनमेंट ये होती है, इसके अलावा कोई और नहीं होता है। और मैं किसी चीज को नहीं मानता, किसी सरहद को नहीं मानते। हाँ, मैं किसी ना वैल्यू को, मैं बोलता हूँ सिनेमा ऐसा होता है जो मैं लिखता हूँ, डायलॉग ऐसे होते हैं जो मैं सोचता हूँ। तो मेरे इसलिए वो कम लिखता हूँ, झगड़े ज्यादा होते हैं। तो लंदन में ये और फिल्म इतनी चली आज तक जो है उसमें मेरा खैर करोड़ों का बिजनेस। बिल्कुल। और उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि एक दिन नहीं चलेगी, तो कौन सही साबित हुआ? मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए,
कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे। मसरूफ जमाना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। एक मर्तबा और फिर दूसरी मर्तबा मेरी उनके साथ जजमेंट जो थी, वो घर में बैठे थे, जब भी आए तो हमने नूरी बना रहे थे। अच्छा। तो बहुत तंग होते थे कि जब भी वो कुत्ते की कहानी लेके बैठ जाते थे हम लोग। कुत्ते की कहानी? कुत्ते, नूरी में कुत्ता था ना। और जी, वो कहानी मैंने एक अफसाना लिखा था राखा के नाम से, कुत्ते के बारे में था वो। राखा मतलब है जो रक्षा करने वाला, जी, संभालता है। तो बाद में हमने सोचा इसमें, जिसमें मेरे भतीजे शामिल थे, रमेश तलवार साहब मेरे सगे भतीजे हैं वो। तो हम लोगों ने तय किया कि एक छोटी सी फिल्म बनाते हैं। यश जी को प्रपोजल दिया कि हम लोग पैसे नहीं लेते, हमें थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, हिस्सा लेंगे हम लोग, और ये आपका कोई खर्च नहीं होगा। मनमोहन कृष्ण डायरेक्ट करेंगे, स्टोरी स्क्रीन पे डायलॉग सागर सरहदी, म्यूजिक खयाम। तो हम लोग ये परसेंट जो आप तय करेंगे, हम जाएंगे, शूटिंग करेंगे, वापस आ जाएंगे। और रमेश ने बोला था ये बॉबी से ज़्यादा बिजनेस करेगी। तो तब मिसेस जस चोपड़ा ने थोड़ी उन्होंने कहा बॉबी सुपर हिट है, रमेश पागल हो गया, इतना बिजनेस कैसे, मतलब उनके जहन में नहीं था ये फिल्म चल सकती है। कि बोलेंगे 2-4 हफ्ते चल जाएगी, चलो छोटा सा यूनिट है ये वह। अब साहब हमने फिल्म हुआ, वही हुआ कि बॉबी पता नहीं कितनी चली है, लेकिन नूरी के बारे में ये था कि नूरी चप्पल, नूरी कपड़े, नूरी शाल, दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक जितनी चीजें बनती थी नूरी के नाम से बनती थी। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे।
के उजला उजला नर्म सवेरा रूह में मेरी झांके, प्यार से पूछे कौन बसा है तेरे दिल में आके। आजा रे ओ मेरे दिलबर आजा, तू ही आके बता जा रे। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बिखेर रहे हैं जाने माने लेखक और निर्देशक सागर सरहदी। इनसे बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तटवलकर, प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। तो सागर सरहदी की यादों के उजाले अगले हफ्ते जारी रहेंगे, जरूर सुनिएगा।